चलो बच्चों, आप लोग देख लो। आप पहले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और आप लोग देखेंगे कि अपने जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आपके अगर पास होगा तो गुड। तो अब देख लो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज। जरा क्या बताया था मैंने आपको, रेस्पिरेशन में क्या यूज होता है? ग्लूकोज है ना, और C6H12O6 होगा, और प्लस जो है क्या यूज होता है उसमें? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन यूज होगा तो कितना मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा? 6। और कितना वाटर मॉलिक्यूल बनेगा? 6। यहाँ पे प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ एरो है, हाँ? और यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पे क्या है? 686 के। तो दैट मीन्स अब इसका बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ऊपर वाला ही सर, द फर्स्ट वन। तो यानी कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 6 वाटर मिलेगा और 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेगा। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, जस्ट समझना था और याद रख के आंसर देना था। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया है, और दिया है कि ग्लाइकोलाइसिस। जरा बच्चों, किससे ये वर्ड मिला था ग्लाइको? सर ये तो सर हाँ, इसमें इधर से मिला था। क्या है ये? ग्लाइकोज से। यस सर, और Yes, क्या sir, है? इससे लाइसिस मिला है। यस तो सर, अब बता दो क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन, बी सर। बी ऑप्शन सर। बी सर ये ऑप्शन देने होगा। से गलत हो जाता है सर। हाँ, तो आप अब ऐसा कर लेना, जिसमें भी बच्चा जो अगर सपोज गलत आया है तो वो मैं इसको सही करवा दूंगा, आप +4 मार्क्स इसकी जगह पे करेंगे, ठीक है? तो मतलब अगर गलत दिख रहा है तो आप अपने मार्क्स में +4 ऐड कर देना और मैं भी करा दूंगा उसमें। तो अब क्या वर्ड होगा? ग्लाइकोस और प्लस क्या? लाइसिस। ठीक। तो अब यहाँ में आप तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। इन एनिमल सेल्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज। जरा बता दो बच्चों, क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किससे स्टार्ट होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन नहीं है। तीसरा नंबर पे क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और फिर चौथा नंबर पे क्या होता है? ये और ETC। और 5वें नंबर पे क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसीलिए इसका आंसर जो है होगा वो ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो अब यहाँ पे आप नेक्स्ट अगर देखेंगे क्वेश्चन, वो लिखा है कि एमडन मेयर पाथवे। जरा किसका नाम था EMP पाथवे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब देख लो बच्चों नेक्स्ट वन। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन कौन सा पार्ट ऑफ द सेल में कहा था ग्लाइकोलाइसिस होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। तो अब देख लो यहाँ पे वर्चुअली यहाँ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म में, लेकिन सारे सेल में होगा, तो वर्चुअली इन ऑल सेल्स। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा ए ठीक होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन, तो वो अभी आप लोगों ने आंसर बता दिया, दैट इज साइटोप्लाज्म। जरा क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? सर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स। और ETC ऑक्सीडेटिव कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे आप देख लो नेक्स्ट पॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? जरा क्या बताया था पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता था? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, है ना? तो क्या हम लेंगे ग्लूकोज को, अगर फॉस्फेट ऐड होगा तो क्या कहेंगे उस प्रोसेस को? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फेट का ऐड होना, इट इज फॉस्फोराइलेशन। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। सो इसीलिए आंसर इसका ये वाला होगा सही। तो अब देख लो आप यहाँ में ग्लाइकोलाइसिस में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इनटू 2, ये जरा बता दो मुझे वो 2 प्रोडक्ट का नाम जिसमें ये ब्रेक होता है। व्हाट वाज द फर्स्ट वन? डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन और दूसरा क्या था? 3-फॉस्फोग्लाइसोलेट। तो इसीलिए ये वाला में ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे 4 होगा ऑप्शन इसका। अरे इसको तो अब यहाँ पे देखो, इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय। जरा जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है? NAD+ को। और क्या बनता है वो? NADH। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है देखेंगे यहाँ में
अगर किस बच्चे ने यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दिया था? कोई बच्चा है ऐसा जिसने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दिया? अब देखो इसमें ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बोला था ना? तो लेकिन बच्चों यहाँ में क्या लिखा है जरा, क्या यहाँ ईटीसी लिखा है या यहाँ में ग्लाइकोलाइसिस लिखा है? Glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस। तो इसीलिए हमें क्या देना है इधर? NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव। तो अगर ETC होता तो किसको देते? Molecular oxygen. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे देखो, which of the following reaction is an example of oxidative decarboxylation? तो Pyruvate. वेरी गुड। जब लिंक रिएक्शन हुआ था तो लिंक रिएक्शन में पायरुवेट में कितने कार्बन थे? 3। 3 carbon. और एसिटाइल कोएंजाइम में carbon. कितने थे? 2। 2 carbon. तो जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ था तो एक कार्बन क्या हुआ था? Release हो गया Lost। था। और प्लस NAD पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हुआ था? NADH में। तो दैट मींस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, तो कहेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसीलिए इसका आंसर ये वाला ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला जो है, इन हाउ मेनी स्टेप्स इन ATP इज यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस? 2 steps. 2 स्टेप। कौन सा स्टेप था वो? First step and third step. वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो इसीलिए आंसर इसका 2 होगा। तो नेक्स्ट वाला जो है, द प्रोसेस बाय व्हिच देयर इज एन इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय एटमॉस्फेरिक O2। क्या बताया था बच्चों उस इफेक्ट का नाम? Pressure effect. है ना? फिर मैंने आप लोगों को बताया था ईस्ट जो है एक फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या है कि उसमें जब ऑक्सीजन कम होता है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करता है? एरोबिक। और वो एनारोबिक बंद करता है। तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन बंद होने को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज पास्चर इफेक्ट। तो देखो अभी आप लोग में जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं ये पेपर का डिस्कशन, उस बच्चे को अच्छा लगेगा जो बच्चा तैयारी किया था एग्जाम के लिए, और वही बच्चा तैयारी करा होगा एग्जाम का जिस बच्चे ने लेक्चर अटेंड किया, और वही जो लेक्चर अटेंड करने के बाद सेल्फ स्टडी करा, क्वेश्चन सॉल्व किया, DPP सॉल्व किया, तो उसको तब भी बड़ा आसान लगा होगा पेपर। अब जो बच्चा स्टार्टिंग से सफर कर रहा है, अभी उसको ये नहीं भी पता है कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है या हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो तक नहीं जान रहा है, तो दैट मींस वो बच्चा उधर भी सफर कर रहा था और वो बच्चा इधर में भी सफर करेगा। अभी उसके लिए कोई फायदा ही नहीं है, वो अपना दिमाग से अभी बंद होगा, क्योंकि उसको लग रहा है ये क्या हो रहा है, मेरे लिए तो है ही नहीं ये। अब क्यों उसको ऐसा हो रहा है, लग रहा है क्योंकि वो जो स्टेप्स थे इनिशियल वाले वो उसने फॉलो ही नहीं करे। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो लेट आ गया, मैंने तो पहला लेक्चर अटेंड ही नहीं किया, बट एवरी लेक्चर इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। तो अगर उसमें चाहत होता, उसमें इंटरेस्ट होता, वो खुद ही जाता और फिर वो डाउट पूछता। तो इसलिए बच्चों मैं बार बार कहूंगा, यहाँ से इस पेपर डिस्कशंस के से आपको काफी सीख मिलेगा, और वो सीख लो मतलब क्या क्या हमें फ्यूचर में अब नेक्स्ट एग्जाम में क्या करना पड़ेगा और जो हम इस एग्जाम में नहीं कर पाए। तो बड़ा इजी है, आप सुनते जाओ और जो भी डाउट आएगा अभी भी चांस है, अभी भी पूछते जाओ, लेक्चर अटेंड कर लो, और जो मिस हुआ है वो यूट्यूब से देख लो। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तब और बता दो, मैं और भी बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट रहना ही रहना चाहिए। तो अब देखो यहाँ में सेलेक्ट अ सूटेबल नेम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एकदम से जो बच्चा बड़ा तेज होगा, जिसने मेहनत करा होगा, यहाँ में क्या है, ये ग्लूकोज। बच्चों यहाँ में क्या है, ये अल्कोहल। जरा कौन सा अल्कोहल है ये? Ethanol. इथेनॉल है। तो इथेनॉल को हम या तो लिख सकते हैं CH3 CH2OH, है ना, और या तो लिखेंगे C2 है, H5 है, और लिखेंगे OH। तो अब बताओ इस फर्मेंटेशन का नाम क्या होगा? Alcoholic. अल्कोहल, है ना। तो बाकी देखना ही नहीं है कितना ATP क्या बन रहा है, हमें इससे मतलब था एकदम से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अब नेक्स्ट देख लो आप यहाँ पे, द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगोज फर्मेंटेशन। जरा क्या बताया था मैंने आपको, ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड? 2, 2. है ना। और जब एरोबिक होता है तो या तो कितना होगा 36, या तो कितना होगा
38, लेकिन यूजुअली कितना होता है 36। जो किस जगह में मालेट एस्पार्टेट शटल होता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ ना, मालेट एस्पार्टेट शटल कौन कौन सा ऑर्गन में कहा था, किन ऑर्गेनिज्म में कहा था प्रेजेंट होता है? सर कितनी दीवार सर? वेरी गुड। एनिमल्स में, किडनी में, लीवर में, हार्ट में, लेकिन यूजुअली कौन सा चैनल ज्यादातर होता है? ग्लाइसरॉल सर फॉस्फेट चैनल। ग्लिसरॉल तो इसीलिए क्या होगा यूजुअली 36 80, बट इसका आंसर यहाँ में 2 है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हर्डल रेस। ये थोड़ा मैंने देखा था क्या आप लोग खुद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को कॉपी पे लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे फॉर्म में लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूमुलेटेड इन द लेग मसल? तो बच्चों याद रख लेना, जब भी हम लोग जरा आप ये बता दो मुझे, आप लोग अभी नॉर्मल बैठे हैं, क्या आपके बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा होगा? नॉर्मल यूटिलाइजेशन, नॉर्मल। यस सर। तो अब आप जब काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जरा बच्चों बता दो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा या वैसे ही होगा जैसे आप बैठे हैं अभी? ज्यादा होगा, है ना? तो अब जो मसल्स है, हमारे मसल्स तो बहुत ही ज्यादा है, बल्क है, तो अब ये ब्लड जो ला रहा है ऑक्सीजन, और ये पेरिफेरल मसल कैच कर रहा है, खा जा रहा है, लेकिन जो ये डीप सीटेड मसल है उसमें ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रहा है। अब बता दो मुझे, जब डीप सीटेड मसल में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा, क्या वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, मसल्स के अंदर क्या बात बताया था बनता है? लैक्टिक एसिड सर बन जाता है। लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्या कहा था मैंने, वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का नाम? हेक्सा सर, एक्सॉन क्या सर? हाइपोक्सिस है। वेरी गुड, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, गुड। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन मसल इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइपोक्सिया। एक तो मैंने कहा था आपको बैक्टीरिया के अंदर होता है लैक्टेट फर्मेंटेशन, और दूसरा बताया था स्केलेटल मसल में, लेकिन कब? हाइपोक्सिया में, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में। अब बता दो, हर्डल रेस चल रहा है, लेग मसल में किसका डेफिशिएंसी होगा? ऑक्सीजन का। और क्या कौन सा फर्मेंटेशन होगा? लैक्टेट लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो क्या जमा होगा? लैक्टेट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन दिया था मैंने जहां मैं चेक करना चाहता था क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बताओ किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है लैक्टेट? सर ये दिया है सर सही। सर, ये दिया है सर। अच्छा ये दिया है, चलो अब आपको याद रख लेना, ये होगा इसका, ये इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। तो अब देखो नेक्स्ट वन, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर यूजेबल केमिकल एनर्जी देन फर्मेंटेशन बिकॉज फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स द, जरा क्या होगा? पार्शियल पार्शियल। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता खाने का, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, तो इसीलिए कम एनर्जी निकलता है, तो इसीलिए आंसर होगा इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब देखो नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल इज फाउंड इन कौन से में? एरोबिक में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन में। इतना इजी क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट वाला जो देखेंगे आप यहाँ में, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन? आपके नोट्स में है भी और लिखा है भी, जरा क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम है सर, फैट्स कार्बोहाइड्रेट सब सर एक जगह में। वेरी गुड। फैट से भी क्या मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम। कार्बोहाइड्रेट से भी क्या मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम। प्रोटीन से भी क्या मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम। कहा था मैंने कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड जो है कार्ब फैट मेटाबॉलिज्म। तो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एसिटाइल कोएंजाइम इज सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ में लिंक रिएक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बच्चों कहाँ में ये प्रोड्यूस होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो क्योंकि लिंक रिएक्शन उधर ही होता है। तो टीसीए साइकिल इज नेम्ड आफ्टर, जरा किस साइकिल को हम टीसीए साइकिल कहते हैं? साइकिल कहते हैं हैंस क्रेब्स, तो इसीलिए आंसर होगा हैंस क्रेब्स। तो अब देखो नेक्स्ट, द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो है लिख लेना है, इन क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट्स एसिटाइल कोएंजाइम, ये पहला स्टेप है। जरा पहला स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल में क्या बनता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड बनता है, साइट्रेट बनता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा?
साइट्रिक एसिड होगा, साइट्रेट होगा। तो नेक्स्ट वन देखो, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ साइट्रिक एसिड इज 6 carbon sir, same as carbon. वेरी गुड। ऑक्सलो एसीटेट में कितने थे? Sir, 4 sir. 4 गुड। और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने थे? 2। सर 2 2 sir. तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6. वो 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ में इन क्रेब्स साइकिल जीटीपी इज फॉर्म। जरा जल्दी से बता दो आंसर बिना देखे किस स्टेप पे बनता था, जब क्या कन्वर्ट होता था? सर जब सक्सेनाइल कोएंजाइम AF सर सक्सेनाइट में कन्वर्ट होता था। वेरी गुड। जब सक्सेनाइल कोएंजाइम में सक्सेनेट में कन्वर्ट होगा तो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को जब सबस्ट्रेट हेल्प करता है एटीपी फॉर्मेशन में? सबस्ट्रेट लेवल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो इसलिए आंसर क्या होगा? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब देखो इधर एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। एंड प्रोडक्ट तो है क्या वहां पे? नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे वो आप सोच रहे होंगे अरे ग्लाइकोलाइसिस में तो पायरुवेट है, तो जरा क्रेब्स साइकिल में क्या है? तो क्रेब्स साइकिल ऑक्सलो एस्टेट से स्टार्ट होता है, ऑक्सलो एस्टेट में वापस कन्वर्ट होता है। लेकिन जो एसिटाइल कोएंजाइम आया था, वो एसिटाइल कोएंजाइम बच्चों क्रेब्स साइकिल में किसके फॉर्म में लॉस हो गया? CO2. CO2 फॉर्म में। तो इसीलिए CO2 और प्लस वाटर निकलता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एंड प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का है। तो नेक्स्ट जो है the number of substrate level phosphorylation in one term of citric acid cycle। अब जो बच्चा एकदम से क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेगा, बड़ा खुश हो गया ये तो इजी क्वेश्चन है, और वो 2 भी दे सकता है। और लेकिन यहाँ में क्या बच्चों मैंने 1 टर्न पूछा है या 2 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल पूछा है? 1 तो 1 टर्न में क्या होगा? सिर्फ एक ही 1 ही बार, sir. एक ही बार होगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो 1 होगा। 5 तो step. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना है इन माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम for every 2 pairs of electron that pass from NADH molecule through a sequential series of cytochromes that to molecular axis generate what? एक NADH कितने बराबर होता है? 3 ATP. 3। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं नीट में जिनसे स्टूडेंट थोड़ा डर जाता है, क्योंकि ये लंबा होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है साइकिक कि भाई ये लंबा क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा इससे। और लेकिन जब घर जाया आया देखा कि अरे ये तो कह रहा था 1 NADH इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन क्या होता है? दीज आर द क्वेश्चंस जो एग्जामिनर बनाता है कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो जाए, और स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो जाए और कंपटीशन टफ बन जाए। और अब क्वेश्चन तो कुछ नहीं था NADH इज इक्वल टू कितने NADH कितने ATP के बराबर था? 3 ATP के बराबर। लेकिन इतना लंबा चौड़ा बना दिया क्वेश्चन ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों को सीखना है कि मैंने आप लोगों को बताया उस बंदे का मैं बायोलॉजी कहूंगा स्ट्रांग है जो बंदा 90 क्वेश्चन 30 to 40 मिनट में क्वेश्चन खत्म करेगा, और जो बंदा बायोलॉजी बराबर 1.5 घंटे में खत्म कर रहा है या 90 मिनट में खत्म कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि उसका नो डाउट उसको नॉलेज है, बट मैं कहूंगा उसको स्ट्रांग नहीं है बायोलॉजी सब्जेक्ट। बिकॉज वो 1.5 मिनट में बायोलॉजी 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा बचा तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए दे रहा है, और जिसमें वो सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिक्स नीड्स टाइम, केमिस्ट्री नीड्स टाइम। So where you have to save the time, you have to save the time from biology. So you should be so fast, you should be so accurate in biology so that you can finish the biology in just 30 to 40 minutes. I can say जो स्टूडेंट जो है, जो बच्चा है, उसका बायोलॉजी बड़ा स्ट्रांग है। तो यही आदत आपको रखना है, और जब तक आप लोगों का 11th 12th क्रॉस हो जाए, और देखो आप लोग अपने आप ही 700 आदत हो जाएगा आप लोगों का मार्क्स लाने का। आप सेटिस्फाई ही नहीं हो जाएंगे खुद की जब तक ना आपको 700 मार्क्स आ जाए। तो अब देख लो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन इज, बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और वही फाइनल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर भी होता है। द ओवरऑल गोल ऑफ क्रेब्स साइकिल वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जरा बता दो क्या है? Step wise. एटीपी क्या क्या मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन सिंगल स्टेप में होता है या मेनी स्टेप्स में? Many. स्टेप्स में। क्या एटीपी रिलीज करता है या नहीं करता है? करेगा।
तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एटीपी इन एन स्टेप वाइज फैशन। तो इसीलिए आंसर इसका होगा 4। तो अब देखो इधर नेक्स्ट वन, फैट्स ब्रोकन इनटू डैश डैश बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेशन। किसमें फैट ब्रेक होगा? फैटी एसिड एंड फैटी ग्लाइकोजेन। ये मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था एम्फिबोलिक नेचर ऑफ द दिस रेस्पिरेशन, तो वहां मैंने आप लोगों को लिखाया था। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, RQ इज इनफिनाइट। जरा किसमें बताया था? एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 0 ऑक्सीजन यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड 2 होगा, तो क्या बन जाएगा? इनफिनाइट बन जाएगा। तो अब देखो बच्चों इधर assertion and reasoning, glucose is favored respiratory substrate. When glucose is used as a respiratory substrate, it is completely accepted. The RQ is 1. क्या है? सही है दोनों स्टेटमेंट या गलत दोनों स्टेटमेंट है? सही है दोनों। दोनों गलत नहीं। कैसे गलत है? Which is the most favorable substrate in रीजन सर, रीजन गलत है ना सर? रीजन गलत है। तो रीजन हम लोग कह सकते हैं both A and are correct, but reason is not the correct explanation, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई लिंक नहीं बन रहा है। ठीक है सर वो तो RQ, हाँ हाँ RQ तो सर एक से कम भी हो सकता है सर का। नहीं, ये ग्लूकोज कह रहा है ना। जी सर। ग्लूकोज का कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो अब देखो इधर में RQ is 1 in कार्बोहाइड्रेट जो ऊपर में ग्लूकोज था। तो अब नेक्स्ट वाला देखो, अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1 फॉर लेस देन 1 दैट। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा, क्या आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जरा क्यों आप लोगों ने कैस्टर सीड दिया? सर प्रोटीन सर होता है, प्रोटीन। कैस्टर सीड्स, कैस्टर ऑयल आप लोगों ने सुना है? कैस्टर ऑयल, यस सर, यस सर, यस सर। क्या मिलेगा उन सीड से? ऑयल। तो ऑयल क्या है? फैट। फैट का क्या होता है? यस सर, लेस देन 1, 0.7। ठीक है। तो सर बनाना क्या होता है सर? बनाना, हाँ, बनाना में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जो खिलाड़ी होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा, जो प्लेयर्स फुटबॉल वगैरह खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो जब उनको एनर्जी चाहिए एकदम से क्या खाते हैं? वो बनाना खाते हैं। ये बनाना में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पोटैटो में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो एसिड्स का क्या होता है? ग्रेटर देन 1। एसिड्स का क्या होता है? ग्रेटर देन 1। तो यहाँ साइट्रिक एसिड हो गया, यहाँ में स्टार्च हो गया, यहाँ में बनाना में फ्रुक्टोज हो गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो इसीलिए इसमें कैस्टर सीड आएगा, जिससे ऑयल मिलता है। तो देखो आप यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल ऑक्सीजन इज डायरेक्टली यूज्ड, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का रोल नहीं है, नो सर। फर्मेंटेशन में नहीं है, ETC में रोल है, बिना ऑक्सीजन के ETC नहीं होगा, और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में नो डाउट डिकार्बोक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन ऑक्सीजन का रोल नहीं है। तो रोल है, इनडायरेक्ट रोल है। NAD पॉजिटिव ETC ही प्रोड्यूस करके देगा, लेकिन इनडायरेक्ट रोल है। तो यहाँ डायरेक्टली पूछ रहा है, तो इसीलिए ETC आंसर होगा। तो ये था आप लोगों का सेक्शन A, जिसमें 35 क्वेश्चन थे। तो बच्चों जरा बता दो मुझे, किस स्टूडेंट का 35 में से 35 ठीक होगा? सर 720 2 आदमी को मिला सर। 720 आउट ऑफ 720 2 को मिला सर। चलो वो तो बहुत अच्छी बात है। किसको मिला है 720? दिया सर दिया को मिला सर। दिया को, और नकीबुर। दिया और नकीबुर है अभी क्लास में, या इसी बैच में है, या किसी और बैच में? सर इसी बैच में सर। इसी बैच में है सर। तो वो शायद स्कूल में होंगे। नो सर। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ में ये फिलहाल सेक्शन A है। तो अब हम लोग देखेंगे सेक्शन B का क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेक्शन B का जो क्वेश्चन है पहला वाला, मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा। अभी नीट का ये पैटर्न चेंज हुआ है, जो ये वाला मैं जो अभी बता रहा हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होगा,
जो सेक्शन ए होगा नीट में वो आगे पता भी चल जाएगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं, इसमें इजी क्वेश्चन होगा और इसमें एवरेज यानी कि मीडियम लेवल क्वेश्चंस होगा। और बच्चों जो सेक्शन बी होगा उसमें टफ क्वेश्चंस होंगे और उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होंगे। तो और यही 10 क्वेश्चन जो है इधर सेक्शन बी से, दे विल डिसाइड द मेरिट, क्योंकि ए और बी में से मैक्सिमम स्टूडेंट करेगा, लेकिन जो ये सेक्शन बी में है उसमें ज्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी है 10-15 का, तो 10 ही कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनमें टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एक तो क्या बनाता है एसिटाइल एसिटाइल, दूसरा क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या बनाता है NADH। एटीपी तो नहीं बनता है उधर, है ना? तो नो सर, अब बता दो बच्चों क्या होगा इसका आंसर, 1, 2 एंड 4, और लेकिन थर्ड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लो इधर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस डज एटीपी यूटिलाइजेशन ऑकर्स। तो क्या आप लोगों को लग रहा है इसमें होगा या नहीं होगा? यस, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब एटीपी का जरूरत है, पहला स्टेप है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, दैट मींस एटीपी का जरूरत है। ये ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा स्टेप है, फर्स्ट। ये ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा स्टेप है, थर्ड। तो दैट पीईपी टू पायरुविक एसिड, क्या यहाँ एटीपी बनता है या यहाँ एटीपी यूज होता है? यूज होता है। वेरी गुड, यूज होता है। एंड दिस इज व्हिच स्टेप, 10 स्टेप, 10th स्टेप। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3, 1 and 2। क्लियर? yes sir, तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर। जरा एकदम से आप लोग बता दो मुझे, क्या लग रहा है आप लोगों को, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक या सर एनारोबिक? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड, एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना? तो अब देखो बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट को कन्वर्ट हुआ था एसिटाल्डिहाइड में, yes sir, हुआ था ना? और फिर वो Yes, sir. एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ था, इथेनॉल, इथेनॉल में। और यहाँ में सी, या तो हम लोग लेंगे एंजाइम का नाम होगा, और या तो सी क्या होगा, CO2। CO2, अब देखो एंजाइम तो दिया नहीं है ना, और खाली क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स दिए हैं। अब बता दो ये सी क्या होगा इधर, CO2, और ये बी क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड, और ये ए क्या होगा, इथेनॉल। जरा कौन सा एंजाइम था इधर जो यूज हुआ था? सर पायरुवेट डिहाइड्रोजन, ना ना ना, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। और यहाँ में कौन सा एंजाइम था, अल्कोहल पायरुवेट डिहाइड्रोजन, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब देख लो आपके उसके कॉपी पे लिखा है रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ये वाला हो। मैं पहले ही कहा कि जो सेक्शन बी जो है, द क्वेश्चंस विल बी रिलेटिवली टफ एज कंपेयर्ड टू सेक्शन ए, एंड इट दे विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए इजी होगा पर टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो बच्चे का टाइम वेस्ट करवा देगा ये सेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेम्स रेफर टू द सेम थिंग, जरा बता दो बच्चों। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग किससे कहते थे, क्रेब्स साइकिल को सर, क्रेब्स साइकिल को। तो अब यहाँ में दूसरा नाम क्या था क्रेब्स साइकिल का, साइट्रिक एसिड साइकिल। तो इसीलिए ये दोनों नाम क्या है क्रेब्स साइकिल के लिए। और ये कैल्विन साइकिल हमें फोटोसिंथेसिस में सीखना है, और ये यूरिया साइकिल आप लोगों को जूलॉजी टीचर एक्सक्रीशन में बता देंगे। ये यूरिया बनाता है हमारे लीवर में, और जो यूरिन से बाहर होता है, और ये सीखा है, और ये कैल्विन साइकिल हमें फोटोसिंथेसिस में सीखना है, इसीलिए इसका आंसर ये वाला होगा। तो अब देखो इधर, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन occurs during the formation of, ये शायद क्वेश्चन रिपीट भी हो गया आप लोगों के लिए, नहीं अलग है। वो वहाँ पे एसिटाल, जरा बता दो बच्चों कहाँ में आप लोग, जरा आप लोग बता दो मुझे क्रेब्स साइकिल में कितना टोटल NADH बना था, 3 NADH, है ना? जरा बता दो मुझे पहला रिएक्शन का नाम जहाँ में NADH बना था। सर फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट सर, वेरी गुड।
कहाँ से बना था अल्फा कीटोग्लूटारेट? आइसोसाइट्रेट से। आइसोसाइट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ था? अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सेनाइट। अल्फा। इसमें कितने कार्बन थे? 6। इसमें कितने थे? 5। तो दैट मीन्स बच्चों इधर में क्या रिलीज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। और क्या बना है? NADH। अब बता दो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट किस में कन्वर्ट हुआ? सक्सेनाइल कोएंजाइम में। सक्सेनाइट। वेरी गुड, सक्सेनाइल कोएंजाइम में। सक्सेनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन थे? 4। तो दैट मीन्स इधर में भी क्या रिलीज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना है? NADH। जो लास्ट वाला बना था जब मालेट किस में कन्वर्ट हुआ था? फ्यूमारिक। ना, मालेट कन्वर्ट हुआ था ऑक्सैलोएसिटेट में, ठीक है। लेकिन वहां में मालेट में भी कितने कार्बन थे? 4। ऑक्सैलोएसिटेट में भी कितने थे? 4। तो वो डिकार्बोक्स, वो डिहाइड्रोजनेशन है लेकिन वो डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है। अब बता दो मुझे इन दोनों में से क्या लग रहा है कोई ऑप्शन है इधर? हाँ, इन दोनों में से तो डायरेक्टली कोई भी नहीं है ना? नो। अब देखो एसिटाइल कोएंजाइम आया है और वो एसिटाइल कोएंजाइम वाया किसके गया है? साइट्रिक एसिड के। और साइट्रिक एसिड जो है वो किसमें चला गया है और फिर आगे बढ़ा है और इसीलिए इसने यहाँ में क्या आंसर दिया हुआ है? एसिटाइल कोएंजाइम A टू द व्हाट? सक्सेनाइल कोएंजाइम A। तो ये मतलब डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली है। तो और ये मैं आपको आगे और भी बताऊंगा फोटोसिंथेसिस में, तो वहां में आपको और भी समझ आएगा इसके बारे में। हाउ वी कैन ट्रीट द एसिटाइल कोएंजाइम A टू द सक्सेनाइल कोएंजाइम A एज एन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसका थोड़ा फोटोसिंथेसिस में भी आपको डिटेल मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट देख लेना, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड क्रेब्स साइकिल इन। जरा अभी देखा आप लोगों ने कितना इसमें कार्बन एटम्स होंगे? 4। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में। नो सर, 6 कार्बन। हाँ, 6 कार्बन सर। जरा आइसोसाइट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ था? सर आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट में। नहीं, Yes, पहले आप वो बता दो मुझे, साइट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ था? साइट्रिक एसिड में आइसोसाइट्रेट है। आइसोसाइट्रेट में। लेकिन उसमें से एक इंटरमीडिएट बना था, क्या नाम था उसमें? सिस एकोनाइट सर। वेरी गुड, सिस एकोनिटेट है ना। तो सिस एकोनिटेट में कितने कार्बन थे? 6। 6 कार्बन। वेरी गुड। साइट्रेट में कितने थे? 6। 6 सर। सिस एकोनिटेट में कितने थे? 6। और सिस एकोनिटेट किस में कन्वर्ट हुआ? आइसोसाइट्रेट। तो आइसोसाइट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ था? अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट। लेकिन एक इंटरमीडिएट था, नाम क्या था उसका? ऑक्सैलोसक्सेनिक। वेरी गुड, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। क्या बच्चों डिकार्बोक्सिलेशन इधर हुआ था या डिकार्बोक्सिलेशन इधर हुआ था? सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था। तो इसीलिए अगर इसमें 6 कार्बन होंगे, इसमें भी कितने होंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन। तो क्या होगा आंसर इसका? यस। 6 कार्बन। तो अब देखो इधर FADH acts as an electron acceptor in between। बताओ मुझे क्रेब्स साइकिल में FADH कहाँ बना था? सर सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट। वेरी गुड। जब सक्सेनिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ था? फ्यूमेरिक एसिड में। सक्सेनेट गॉट कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट बाय सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंड FADH वहां पे बना। अब इधर देख लो आप, स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड ओवर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन व्हिच इज एक्ट्स एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। व्हाट वाज दैट? साइटोक्रोम C सर। जरा 1, 2 और 3 के बीच में कौन था मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर? यूबिक्विनोन। वेरी गुड, यूबिक्विनोन। और कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में क्या था? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C। तो अब देख लो इधर में आप, ATP सिंथेसिस इन सेल रिक्वायर्स। किसका जरूरत है ATP सिंथेसिस? प्रोटॉन ग्रेडियंट सर। वेरी गुड, प्रोटॉन ग्रेडियंट का। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ था? डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को क्या कहते थे हम? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये आंसर होगा, ए होगा। तो क्या कहते थे इस हाइपोथेसिस को जिसने ये एक्सप्लेन किया था ATP फॉर्मेशन? केमोऑस्मोटिक प्रोसेस। वेरी गुड, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। जरा ये केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था? पीटर मिचेल सर। वेरी गुड, पीटर
मिचेल ने। गुड है। तो अब यहाँ पे देखो आप, which of the following statement is incorrect? Enzymes of TCA cycle are present in which of the following statement is Incorrect. incorrect? Enzymes of TCA cycle are present in present in mitochondrial matrix. क्या ये सही है या गलत है? TC है, ट्राई कर वो। यस सर, ये तो सही है सही है Yes, सर। sir. है ना? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन occurs in inner membrane या outer membrane? Sir, No, membrane. इनर मेम्ब्रेन। ये मतलब आप ये मतलब ये नहीं समझना कि इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट माना है, और ये इनकरेक्ट किसके लिए है? ऑप्शन के लिए इनकरेक्ट। मतलब ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीडेटिव, बिकॉज यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो Yes, sir. फिलहाल मैं ये हटा दें, इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जरा बच्चों, ये सही है या गलत ऑप्शन है? ये सही है सर। सही है। दूसरा सही है या गलत है? नहीं गलत है, सही है सर, ये इनर गलत है, में। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में होता है। तीसरा, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज NAD इज पिक्ड अप द हाइड्रोजन। यस, जब तक ना Yes. NADH हाइड्रोजन होगा तब तक ग्लाइकोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोसॉल में होता है। साइटोसॉल मींस साइटोप्लाज्म। तो इसीलिए इसका ये वाला सॉल क्यों आंसर कहा जो, जाता है सर? हाँ हाँ सॉल क्यों कहा जाता है? हाँ, क्योंकि सॉल इसीलिए कहते हैं, आप लोग ना जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वहां जल एंड सॉल होता है। तो मतलब एक जल के जैसा होता है, एक सॉल के जैसे सॉल्यूशन होगा, वहां में वाटर होगा, वहां में डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे, अमाइनो एसिड होंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि सॉल टाइप, मतलब सॉल्यूशन टाइप ऑफ ये सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। ये कोलाइडल फॉर्म हो जाता है। हाँ, फिर जाके प्रोटीन जब बनेंगे, और जहां पे भी प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन और वाटर मिलके क्या बनाता है? कोलाइडल फॉर्म बनाता है। तो फिर जाके वो सॉल्यूशन टाइप जहां में कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, तो बता दो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? Sol. उसको सॉल्व कहते हैं। और यहाँ पे देखो आप, ATP इज सिंथेसाइज्ड इन, क्या F0 में या F1 में? F1 part. F1 से तो F0 का काम क्या था? Sir. सेंड करता है सर, हाँ, ट्रांसपोर्ट। उसमें प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है ना। और फिर जो बाकी F1 पार्टिकल था, उसका काम क्या था? ATP सिंथेसिस का। तो अब देखो यहाँ में, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल विल बी जनरेटेड इन प्लांट सिस्टम ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल था, मैथ्स था। आप लोगों का मैथ अच्छा होता तो आराम से ये क्वेश्चन कर लेते। जरा बच्चों, कितना आंसर होगा? 1520 एक मोल ऑफ ग्लूकोज है, जरा बता दो कितना होगा? 6.01 मोल। ना 36 या 38. 38 है ना? तो अब 38 बता दो यहाँ में कितना दिया है? 40। 40 कर देंगे. तो 40 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें क्या करना है? 40 इंटू, हाँ, वेरी गुड। 40 इंटू व्हाट? 36 या 38 ATP। तो अब देखो, अगर आप 40 से 36 मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें से कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब आप 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 38 से, तो आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा? 1520। तो इसीलिए आंसर होगा 1520। तो बस 1 से 36, 38, 40 से इंटू 40 होगा, बस इतना ही करना था। तो out of 38 ATP molecule produced upon anaerobic respiration glucose, the breakdown of ATP in glycolysis pyruvate formation in Krebs cycle as। चलो बता दो बच्चों, क्या होगा इसका? अब बताओ, ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बनता है? नेट एटीपी और हाँ, नेट बना कहेंगे हम। 6 या 6 हो जाता है, 6 या 8 6 और 8 हो जाता है। है ना? तो अब 6 दिया ही नहीं कहीं पे, क्या दिया है? 8। तो अब बता दो मुझे, लिंक रिएक्शन में कितना NADH बना था? 2 NADH. 2 NADH कितने ATP के बराबर? 6 ATP. तो बच्चों, एक क्रेब साइकिल में कितना ATP? 12। 12. और एक ग्लूकोज के लिए कितना क्रेब साइकिल चाहिए? 2। तो इसलिए 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24। तो आंसर क्या होगा? और यही मिलजुल के फिर कितना आ जाएगा? 36 और 38। हाँ, फिलहाल आएगा 38, बिकॉज हमने ग्लाइकोलाइसिस का कितना कंसीडर किया है? 8। तो आएगा 38। अगर हम 6 करेंगे तो 36 आ जाता।
तो अब बता दो इसमें मालेट एस्पार्टेट शटल लिया है या इसमें मालेट सर, मालेट मालेट सर। एस्पार्टेट शटल? गुड है। तो देखो करेक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या होता है सबसे पहले? ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। दूसरा? Step cycle. तीसरा? Electron इलेक्ट्रॉन transport. ट्रांसपोर्ट। तो यही इसका सीक्वेंस था। तो चौथा जो है लास्ट वाला क्वेश्चन, इन सैकुलेंट्स लाइक ओपेंशिया जो अंदर से थोड़ा फ्लशी रहता है, बाहर में हार्ड रहता है, और जैसे कैक्टस भी है, तो बच्चों क्या बताया था सैकुलेंट्स में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है? जीरो जीरो होगा। क्यों? ऑक्सीजन हाँ, ऑक्सीजन यूज होता है और Yes, लेकिन sir. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जीरो होता है। तो जब टोटल क्या आ जाएगा? वो जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जीरो था, ऑप्शन तो डी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सर चाहिए क्या? हाँ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। आप देख लो रिएक्शन को कॉपी पे, खाली बताया था ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पे इवॉल्व नहीं होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा वहां पे? जीरो। और जब जीरो होगा तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल जीरो ही आएगा। तो ये था रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन पेपर। अब क्या बताया था आप लोगों ने? दिया एक लड़की है और दूसरा क्या नाम क्या था? नकीबुर सर, नकीबुर। अच्छा नकीबुर। हाँ, Yes, sir. तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। चलो गुड, कांग्रेचुलेशन। सर कर दिया सर। हाँ, और बता दो मुझे 600 से अबव किसका आया है? सर दिया ने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया पूरा। 10 मिनट में कंप्लीट किया? Yes, sir. तो हाउ इट इज पॉसिबल कि 720 आएगा 10 मिनट में? नहीं जानता सर। हाँ, Magic. ये तो इम्पॉसिबल है फिर, मतलब। अच्छा, और अतीकुर ने कितने मिनट में? 2 घंटा सर। अच्छा 2 घंटा। हाँ? तो अब ये बताओ मुझे किस बच्चे का, चलो दिया का 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है 10 मिनट में 72 है, इम्पॉसिबल है। तो चलो फिलहाल आप बता दो मुझे 600 से अबव किसका आया है? कोई है आप लोगों में से? चलो 500 से अबव। गुलजार आपका कितना आया है? 534 सर। 534। और रजौल का कितना आया है? 554। और कोई बच्चे और हैं, वो कितना आया आपका? 587, sir. 587। गुड। और 540. 540। चलो गुड। देखो बच्चों, इस पेपर में 540 से अबव आना, ये मतलब 500 से अबव आना ही आना है। आप लोगों को आदत रखना ही रखना है। तो लेकिन अगर जिस बच्चे का 534 इस बार आया है, वो नेक्स्ट एग्जाम में 600 कोशिश करेगा। 600 कोशिश। ये बच्चा जो है नेक्स्ट एग्जाम में 650 का कोशिश करेगा, और ये बच्चा नेक्स्ट एग्जाम में 600 का कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है मैं मिनिमम कह रहा हूँ। तो धीरे धीरे इसको 700 के आसपास पहुंचाना है, और आपके ये आदत रहना चाहिए। ठीक है। और जो भी एक्युमुलेटिव टेस्ट होगा, और उसमें आपका पता चल जाएगा कि आप लोगों को याद कितना रहता है। सपोज आप लोगों ने टेस्ट ए दिया कल, और 20 दिन बाद टेस्ट बी देंगे, और सी 20 दिन बाद टेस्ट सी देंगे। तो अब इस सिलेबस, इसमें सिलेबस सपोज एक्स था, इसमें सिलेबस वाई था, और इसमें सिलेबस जेड था, और इसमें एक्स का कुछ नहीं था, और इसमें वाई का कुछ नहीं था, एक्स का कुछ नहीं था। तो अब आप लोगों ने यहाँ में 650 लाया, यहाँ में 650 लाया, यहाँ में 650 लाया। लेकिन बच्चों अब टेस्ट डी होगा, और टेस्ट डी में सिलेबस होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मेरी बात याद रख लेना, इसमें इस एग्जाम से प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। और इस टेस्ट में जिस बच्चे का मार्क्स 650 आ रहा है, तो दैट मीन्स उस बच्चे को याद रह रहा है और वो रिटेन कर रहा है। और अगर कोई बच्चा इधर 650 लाया और इधर 500 लाया और इधर 450 लाया, तो मतलब उस बच्चे को रिटेन नहीं हो रहा है, वो ज्यादा भूल रहा है और दिमाग में कम रह रहा है, और वो मतलब पुराना छोड़ते जा रहा है, खाली नया वाला याद रखते जा रहा है। हाँ, 600 के ऊपर 8 लोगों को मिला सर हमारे बैच में। 500 से अबव। सर 600 के अबव। 600 के अबव।
बहुत अच्छी बात है फिर। चलो मैं रिजल्ट कंपाइल देख लूंगा, मैं रिजल्ट चेक कर लूंगा। तो बट अगर 600 से अबव आया है, 500 से अबव भी अच्छा है, तो लेकिन आदत रखना है आप लोगों को इसका, और इसको पहुंचाना है 700 के। और जो 700 ला रहा है, मतलब उस बच्चे का मैं गारंटी दूंगा 2 साल बाद नीट कंप्लीट हो जाएगा, जो 700 का आदत रख लेगा, 600 का सर आदत। पुराने चैप्टर रिवाइज कैसे करने हैं? हाँ, पुराने चैप्टर देखो, अगर सपोज आपने टेस्ट ए दिया आज, है ना, और अब आपको नेक्स्ट टेस्ट बी के लिए तैयारी करना है, तो टेस्ट बी के सिलेबस को आप 80% टाइम देंगे, और टेस्ट जो ये ए है जो आपने पढ़ा है, इसका आप ये कितना परसेंट याद टाइम देंगे? 20%। और अगर आपने गलती करा, इसी को बार बार पढ़ते जाएंगे, तो ये वाला याद ही नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेजेंट में जियो, और पास्ट के लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखो। पास्ट के लिए टेंशन मत ले लो, और ना फ्यूचर के लिए टेंशन ले लो, खाली प्रेजेंट में अच्छा जियो। और जो प्रेजेंट में आपका सिलेबस वाई होगा, उसके लिए 80% दे दो। अगर नहीं कर पा रहे आप, इसके लिए 20%। तो जो ही संडे आएगा, तो संडे को बता देना कि भाई संडे को मुझे पुराना रिवाइज करना है। और पूरा वीक डेज में जितना भी आपका है, उसमें करंट पढ़ते जाओ। और जो ही संडे आए, कहा कि आज मुझे नहीं पढ़ना है करंट, आज मुझे खाली पुराना पढ़ना है। और देखो पढ़ते जाओ, अपने आप ही वो भी नहीं भूलेगा, और नया वाला भी याद रहते जाएगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सिलेबस हम लोग का है। लास्ट क्लास में जरा बता दो मैंने कहाँ तक किया था बच्चों? लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? शायद मैंने आप लोगों को नंबर 7 आई थिंक सर। हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 7। तो नाम क्या दिया था हमने उसे? Cornell's experiment. ओके, हाँ, चलो गुड। तो अब हम लोग उसी को कंटिन्यू कर लेंगे, और जो भी कोई बच्चा डिमोरलाइज नहीं होगा कि मेरा क्यों कम आया है या क्या है, और वो खुद अपना जानता है कि मैंने मेहनत कम किया था इसीलिए कम आया, या मैंने पढ़ा था याद नहीं आया। तो मैंने पढ़ा नहीं था, याद नहीं आ रहा, मतलब रिवाइज अच्छे से नहीं किया है। और जिस बच्चे को लगा कि पढ़ा मैंने और आया मार्क्स अच्छा, और मुझे और इससे अच्छा करना है, तो कोई भी डिमोरलाइज नहीं होगा अगर किसी का कम मार्क्स आया। तो ये अब उसी को कंटिन्यू कर लेना आप, और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप वहां पे। अकॉर्डिंग टू वैन नील, बच्चों कब ये पैदा हुआ था वैन नील, और कब मरा था? 1891 सर, वेरी गुड। 1985। 1891 में पैदा हुआ था, और 1985 में मर गया था। तो वैन नील, फोटोसिंथेसिस इज essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates। तो बच्चों ये वैन नील का कहना है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट बड़ा जरूरी है, और उस लाइट डिपेंडेंट में एक हाइड्रोजन डोनेट होता है, और हाइड्रोजन डोनेट करता है एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन देता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस किस में हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। सपोज मैं यहाँ पे कहूंगा ये H2O जो है, H2A, मैं मान लूंगा इसका ये ऑक्सीडाइजेबल एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद जाके ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। और ये मैं लूंगा यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड में अब किसका आना जरूरी है? लाइट का।
तो यहाँ में ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। कल मैंने जनरली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट क्लास में, C2O H2O। और प्लस याद रख लेना जो ये हाइड्रोजन डोनर है और ये कन्वर्ट हो जाएगा, सपोज इसने हाइड्रोजन अपना इधर दिया तो ये अकेले रहा हाइड्रोजन के बगैर, और प्लस यहाँ में वाटर रिलीज हो। तो अब हम इस रिलेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ में आप लिख सकते हैं कि दिस इज हाइड्रोजन डोनर। और ये क्या हुआ इधर, ऑक्सीडाइज। तो बच्चों ये कौन सा फॉर्म है इधर, रिड्यूस फॉर्म। और ये वाला कौन सा फॉर्म है इधर, ऑक्सीडाइज फॉर्म। और ये वाला कौन सा फॉर्म है इधर, रिड्यूस फॉर्म। तो CH2O जो है आप लोगों ने देखा कि ये होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना ये CH2 मतलब कार्बोहाइड्रेट। सर ये ए क्या है? हाँ, ए मतलब आप लोग लिख लेना हाइड्रोजन डोनर, ए को ही मान लेना। चलो ए को ही हम लोग ये वाला जो एरो है ना, और ये ए के पास दे देना। अभी आप लोग सीख जाएंगे ए क्या है। तो अब यहाँ पे लिख लेना इन ग्रीन प्लांट्स, in green plants and blue green algae, in green plants and blue green algae, the hydrogen donor is water that is oxidized, to oxygen. Clear? बच्चों आप बता दो मुझे ग्रीन प्लांट्स में और ब्लू ग्रीन एल्गी में अब कौन होता है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन डोनर, वाटर। और जो ये वाटर जो है जब हाइड्रोजन देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट में। और ये वाटर खुद ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा, O2 में, ऑक्सीजन में वाटर, और ये O2 रिलीज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर in purple and green sulfur bacteria, in purple and green sulfur bacteria, H2S acts as hydrogen donor. H2S acts as a hydrogen donor that is oxidized, to sulfur, और यहाँ लिख लेना सल्फेट्स। क्लियर? बच्चों अब बता दो मुझे ग्रीन बैक्टीरिया जो है, ये सल्फर बैक्टीरिया जो है, इनमें आप बता दो मुझे जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो हाइड्रोजन डोनर कौन सा होगा, हाइड्रोजन सल्फेट। और वो हाइड्रोजन सल्फेट किसमें ये होगा ऑक्सीडाइज,
sulfate Sulfate. तो Sulfur or अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, अकॉर्डिंग टू, या ऐसे मैं लिख लो अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे लिख लेना when Neil infrared, या आप लोग लिख सकते हैं डिसाइडेड, डिसीजन, मतलब इनफ्रेड का मतलब है डिसीजन, या इनफ्रेड का मतलब होता है ओपिनियन, दैट ऑक्सीजन इवॉल्व by the green plants, by the green plants. The oxygen evolved by the green plants comes from water, but not from CO2. जरा बच्चों आप देख लो इधर में, अगर ये हाइड्रोजन डोनर इधर वाटर होता और ये यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन दे रहा है, लेकिन यहाँ में क्या रिलीज हो गया, ऑक्सीजन। अब बता दो ऑक्सीजन किस किस में है, वाटर में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ डाउट क्रिएट होगा कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज होगा कहाँ, या तो कौन रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, या तो कौन रिलीज करेगा, वाटर। लेकिन इसने अपना ओपिनियन दिया, प्रूफ नहीं दिया, ओपिनियन दिया कि जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ये कहाँ से इवॉल्व होता है, H2O से, बट कहाँ से इवॉल्व नहीं होता है, CO2 से, CO2 से। carbon dioxide से। इज दिस क्लियर? जी सर। तो ये था वैन नील का कहानी के लाइट बड़ा जरूरी होता है, और लाइट जब आएगा तो उस वक्त एक हाइड्रोजन डोनर है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि वो पहले रिड्यूस फॉर्म में था और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन को अपना हाइड्रोजन देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी देगा, और खुद ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट में। और कहा कि जो पर्पल बैक्टीरिया होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उनमें हाइड्रोजन डोनर होता है हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी में वाटर होता है हाइड्रोजन डोनर। तो नाउ नेक्स्ट वन, you write the next experiment. Hill the Robert Hill experiment. Clear? तो इसमें आप लोग लिख लेना Robert Hill studied light reaction in isolated chloroplast of Stellaria plant. बच्चों इसने प्लांट लिया, स्टेलेरिया प्लांट लिया, और उसे जरा बता दो क्या आइसोलेट किया, क्या आइसोलेट किया, क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में अब किस रिएक्शन को स्टडी करा, लाइट रिएक्शन को। और देखेंगे हम अब इसने क्या क्या कंक्लूजन दिया जब उसने इन क्लोरोप्लास्ट पे लाइट इल्यूमिनेट करा। तो यू कैन राइट हियर ही illuminated the isolated chloroplast of Sterella, और इसका स्पीशीज का नाम है मीडिया, Sterella media, in the presence of hydrogen acceptor.
in the presence of hydrogen acceptors. He eliminated the isolated chloroplast of Stellaria media in the presence of hydrogen acceptors. For example, लिख लेना यहाँ में ferricyanides in the presence of hydrogen acceptors and in the absence of CO2. He eliminated the isolated chloroplast of Stellaria media in the presence of hydrogen acceptors and in the absence of, he found that the chloroplast, evolved O2. Clear? अब देख लो बच्चों, मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये रिएक्शन में इसने क्या करा, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर लिया और बच्चों हाइड्रोजन एक्सेप्टर को यहाँ में वाटर दे दिया और यहाँ पे क्या करा, लाइट इस पे इंट्रोड्यूस करा और या आप लिख सकते हैं सनलाइट पे। Wait. 2H2 and plus O2. जरा बच्चों ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोग कौन एक्सेप्ट करता था हाइड्रोजन को? जरा ऊपर वाले रिएक्शन जो आप लोगों ने वैन नील का रिएक्शन देखा था, उसमें हाइड्रोजन किसने एक्सेप्ट किया था? इस रिएक्शन में हाइड्रोजन किसने एक्सेप्ट किया था? CO2 ने। CO2 ने। और ये CO2 रिड्यूस हो गया किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और जो ये हाइड्रोजन डोनर था इसने क्या इवॉल्व किया? H2O। तो अब इसने क्या करा, इसने ये नहीं लिया और इसने यहाँ में हाइड्रोजन डोनर लिया और हाइड्रोजन डोनर इसने वाटर लिया, लेकिन बच्चों CO2 की जगह में इसने एक ऑक्सीडाइजिंग वाला जो है एक कार्बन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स लिए, क्योंकि कार्बन का काम क्या था, यहाँ में क्या एक्सेप्ट करना? हाइड्रोजन। और कहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना? वाटर से। और वाटर से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता था। अब यहाँ पे देख लो आप इधर जो ये रिएक्शन जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन डोनर की जगह में यूज किया अपना एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता था, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करा और लेकिन वाटर यूज करा। अब देखो इसने यहाँ पे अपना रिएक्शन जो होगा वो कैसे हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। जरा बच्चों ए बता दो मुझे, जो ये ए है इधर में, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हाट दिस इज हियर? हिल रिएजेंट है ना। जरा ये वाटर क्या होगा यहाँ में? हाइड्रोजन डोनर या ये होगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर? क्या ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा या हाइड्रोजन डोनर होगा? दोनों। और ये हिल रिएजेंट क्या होगा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब देखो जब ये यहाँ में रिड्यूस हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड व्हाट? रिड्यूस व्हाट? हिल रिएजेंट। तो यहाँ में ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था और यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में है, और जब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस हो गया, किसने करा? वाटर ने रिड्यूस किया, और वाटर जो है वो क्या इवॉल्व किया? ऑक्सीजन। अब बता दो मुझे कौन सा यहाँ में इसने यूज किया हाइड्रोजन एक्सेप्टर? क्या नाम है हाइड्रोजन एक्सेप्टर का? फेरिसाइनाइड्स। अरे अभी आप लोग देखेंगे जो इसके फेरिसाइनाइड में यहाँ में देखा कि ये जो ऑक्सीजन है, तो अब ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये वाटर से रिलीज हो रहा है। और जो किसने ओपिनियन दिया था? वैन नील ने।
और रॉबर्ट हिल ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो इसको लगा कि यहाँ से वाटर से ही ऑक्सीजन निकल रहा है। तो आर यू डन विद दिस? हाँ, तो अब इसमें आप लोग लिख लेना यहाँ में 10 या ऐसे लिख लेना आप। पहले मैं आपको हिल रिएजन के बारे में बता दूंगा। तो ये हिल रिएजन जो है बच्चों दो तरह का होगा, या तो हम लोग लेंगे नेचुरल और या तो हम लोग लेंगे आर्टिफिशियल। और जब मैं आपको आगे फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि इस नेचुरल में NADH जो है NADP पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। और इस आर्टिफिशियल में आप लोगों ने फेरिस साइनाइड देखा, तो एक याद रख लेना पोटेशियम फेरिस साइनाइड। क्लियर? और यू कैन राइट हियर benzoquinone that can be used as an artificial this reducing agent। और बच्चों और यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं DCIP या DCPIP। और इधर में लिख लेना DCPIP is dichlorophenol indophenol। DCIP is a dichlorophenol indophenol which is a blue color dye। Which is a blue color dye that becomes colorless on reduction। Clear? अब बताओ मुझे फोटोसिंथेसिस के समय अब नेचुरली कौन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है? NAD+। लेकिन इस हिल ने जो अपना इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया, क्या यूज करा? पोटेशियम फेरिसाइनाइड या बेंजोक्विनोन या DCPIP। व्हाट इज DCPIP? डाइक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल। और जो एक ब्लू कलर का डाई है, जब इसको प्रोटॉन मिलता है तो ये कलरलेस हो जाता है। So it becomes colorless on the reduction। Is this clear? Here's what I found on the web। चलो बच्चों, इस हिल ने अब एक्सपेरिमेंट में किसका यूज नहीं करा? इस एक्सपेरिमेंट में इसने किसका यूज नहीं किया? अरे ऊपर बताया था ना अभी, किसका यूज नहीं किया? चलो यहाँ बता दो मुझे। यहाँ में पता चला कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और इस वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट में। अब ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज होगा इधर, और ये ऑक्सीजन रिलीज होगा, या तो ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और या तो ये रिलीज करेगा वाटर। तो इसने अब अपने तरफ से बता दिया कि वाटर ही रिलीज करता है ऑक्सीजन को। अब जब वाटर ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो अब वहां में फिर नया ये एक्सपेरिमेंट आया रॉबर्ट हिल ने। तो इसने करा कि जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट पे डालेंगे लाइट और वो वहां से ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, और अब उसने कहा कि वो ऑक्सीजन वाटर से ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ही नहीं किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता था इधर? वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा था। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में उसने हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज करा। तो अब उस हाइड्रोजन एक्सेप्टर में देखा कि भाई उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब इस वाटर में खाली ऑक्सीजन है। अब देखा कि ये वाटर जब ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन दे दिया, ऑक्सीडाइज हुआ,
तो ये ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन बना और इस हिल रिएजेंट को रिड्यूस करा। अब बच्चों बता दो इन दोनों में से किसके पास खाली ऑक्सीजन था? H2O के पास सर। H2O के पास। अब बता दो मुझे, अब इसने पूरा कंफर्म कर दिया कि CO2 मैंने यूज ही नहीं करा, CO2 मैंने यूज ही नहीं करा, तब भी क्या जाके इवॉल्व हो गया ऑक्सीजन। O2 तो दबा, अब बता दो मुझे वो O2 कहाँ से आया होगा? तो है सर वाटर से वाटर। आया होगा। इज दिस क्लियर? जी सर। तो Yes, ये sir. था रिगार्डिंग हिल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आप लोग अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो यू कैन ड्रा डायग्राम देयर। चलो यहाँ पे एक बीकर लेंगे आप, और बच्चों इस बीकर पे आप लोग सनलाइट डाल देंगे। और इसमें आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का सॉल्यूशन लिया है। और यहाँ में अब इसने लाइट का जो है इस पे यूज करा। और इस इधर में इसने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स का यूज करा। तो मान लेंगे ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है इधर। तो बच्चों इस हाइड्रोजन एक्सेप्टर का नाम बता दो मुझे क्या है? सर ये व्हाट इज द हिल रिएजेंट? ठीक है, तो यहाँ में ये रिड्यूस हुआ तो कहेंगे हम रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अगर हाइड्रोजन एक्सेप्टर रिड्यूस हुआ होगा तो जरा बच्चों ये मीडियम जो होगा इधर, क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट है या इसमें नहीं है? ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मीडियम में नहीं है सर। नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड फ्री मीडियम। और इधर में लिख लेना दीज आर आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट। अब बता दो मुझे ये आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट किस प्लांट से आइसोलेट करा? ग्रीन प्लांट्स हैं हाँ, कौन सा प्लांट? क्या नाम था प्लांट का? सर। पुदीना और ना इधर में स्टेलेरिया, स्टेलेरिया मीडिया। क्या नाम था? ये मिल गया। जरा बताओ बच्चों, DCPIP का फुल फॉर्म बता दो क्या है? सर डाइक्लोरो इंडोफेनॉल। Indofino, sir. हाँ, डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल ये है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे दिस इज फिगर एंड दिस फिगर इज रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट। Should I move to the next page? 1 minute. Done sir. चलो अब आप नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लिख लेना। ये 8th वाला था, अब 9th वाला लिख लेना। रूबेन कॉमा हैसिड एंड कैमेन KAMEN। यहाँ से आपको अब बिल्कुल प्रूफ मिलेगा कि कहाँ से अब ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है। और इसमें लिख लेना दे proved that the oxygen evolved
by green plants, that the oxygen evolved by green plants comes from H2, but not from CO2. So in their experiment, they use radio isotopic technique, that involve the use of utilization of radio labeled ऑक्सीजन। और बच्चों वो रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन जो है वो ब्रैकेट में लिख लेना O80। जरा एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 8। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16। तो ये नॉर्मल आइसोटोप हो गया। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप यूज करेंगे, क्या वो नॉन रेडियो एक्टिव होगा या रेडियो एक्टिव होगा? नॉन रेडियो। ना O18 मतलब हो गया रेडियो लेबल्ड। तो बच्चों अब ये O18 अगर स्टेबल होगा, जरा बता दो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए? 16 है ना। तो इसीलिए ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, और ताकि जाके इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो वापस आ जाए 16। तो लेकिन अब ये रेडियो लेबल ऑक्सीजन जो है यूज करके हम देखेंगे इन्होंने कैसे प्रूव करा है कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ही निकलता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6CO2, और जो ये O है इस CO2 का, तो बच्चों ये है नॉन रेडियो लेबल्ड, और प्लस इसने यहाँ पे बताया कि 12H2O, और जो ये ऑक्सीजन जो है ये रेडियो लेबल्ड है। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा कि ये ऑक्सीजन जो है क्या 18 है या 16 है? 18 है। 18 है। और बच्चों ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है? ये 16 है। तो अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे जब हम लोग सनलाइट देंगे, और सनलाइट देने से फोटोसिंथेसिस होगा, और सनलाइट के साथ साथ हमें और किन चीजों का जरूरत है? पिगमेंट्स का, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वगैरह का जरूरत है। तो देखा कि जो यहाँ में हमें मतलब प्रोडक्ट मिलेगा वो सबसे पहले ग्लूकोज मिलेगा C6H12O6, और प्लस बच्चों यहाँ में 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और प्लस यहाँ में आएगा 6O2। जरा बता दो आप लोग मुझे अब कि जो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो ये कार्बन है, जरा आप लोग ही बता दो मुझे इस ग्लूकोज का ये कार्बन कौन डोनेट करेगा? इस ग्लूकोज का कार्बन कौन डोनेट करेगा? जरा रिएक्टेंट में बता दो मुझे किसके पास कार्बन है, CO2 के पास या वाटर के पास? CO2 के पास। तो इसीलिए ये ग्लूकोज का कार्बन कौन डोनेट करेगा? CO2। तो बच्चों CO2। प्लस इस कार्बन में जो है ऑक्सीजन है, और वो कार्बन का ऑक्सीजन थोड़ा सा इस वाटर में भी आएगा, तो कहेंगे कि यहाँ में ऑक्सीजन भी है। ठीक, या यहाँ में हम ऐसे करेंगे, ये हम नीचे लेंगे पहले, जस्ट वेट 1 मिनट। हम लोग इसको कहेंगे कि ये कार्बन जो है ये यहाँ में इसमें आ गया। जरा बता दो इस कार्बन डाइऑक्साइड में और क्या है कार्बन के बगैर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। सर। तो बच्चों ये ऑक्सीजन जो है हम लोग कहेंगे ये एक तो इधर आएगा और एक तो इधर आएगा। अब बताओ मुझे इस ग्लूकोज में
जो ये ऑक्सीजन होगा क्या ये रेडियो लेबल्ड होगा या नॉन रेडियो लेबल्ड होगा? क्या ये 16 वाला होगा या ये 16 वाला, सर। 18 वाला होगा? 16 वेरी गुड, नॉन 16 वाला। रेडियो जरा इस वाटर में बता दो 16 वाला होगा या ये 18 वाला होगा? 16 वाला 16 वाला होगा, है ना? तो जी। अब देख लो आप यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ में कंसिडर करें ये 12, ये हाइड्रोजन जो है, अब बताओ मुझे ये किसको देगा ये हाइड्रोजन? H2O का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। एक तो इधर देगा, है ना? और बच्चों एक तो कहाँ देगा? H2O में क्या देगा? ऑक्सीजन। तो अब बता दो मुझे, जो ये ऑक्सीजन है इस ये वाला ऑक्सीजन, तो अब ये कौन देगा? वाटर। H2O अब बताओ मुझे इसका ये क्या होगा आइसोटोप, ये वाला 18 वाला होगा या 16 वाला होगा? 18 वाला 18 वाला होगा। तो जब इन साइंटिस्टों ने रेडियो एक्टिव टेक्निक को यूज किया तो देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है खाली वही रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, वाटर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, ग्लूकोज रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। जरा बच्चों बता दो मुझे, अगर इन तीन प्रोडक्ट में एक ग्लूकोज है, एक वाटर है, एक ऑक्सीजन है, और इनमें से रेडियो एक्टिविटी खाली ऑक्सीजन कर रहा है, जरा आप बता दो मुझे रिएक्टेंट में किसका ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव लिया था, वाटर का या कार्बन का? H2O का H2O का। तो इसका मतलब जो ये ऑक्सीजन खाली रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, तो इसका ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा? ऑक्सीजन वाटर से वाटर से आया होगा। और फिर उन्होंने प्रूव करा कि जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ये खाली किससे इवॉल्व होता है? वाटर से वाटर से। और ये किससे इवॉल्व नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। इससे नहीं होता है। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। तो यहाँ में आप लोग लिख सकते हैं कि दिस इज फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और जो हमें आगे सीखना है, एक्सपेंड करना है, बच्चों आप फोटोसिंथेसिस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है? 6। ठीक है, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड का असेंबल करा जाता है ताकि क्या बन जाए? ग्लूकोज। ग्लूकोज ठीक है, अब ये ग्लूकोज का 6 कार्बन कौन देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का हाइड्रोजन कौन दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ग्लूकोज का हाइड्रोजन वाटर। और ये वाटर जो प्रोडक्ट वाला साइड है इसके भी हाइड्रोजन कौन दे रहा है? वाटर ही दे रहा है। तो जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में है वो कौन दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो इस वाटर में ऑक्सीजन है वो कौन दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? H2O से वो H2O से। बिकॉज अब यहाँ में इसमें से खाली कौन रेडियो एक्टिविटी शो करेगा? CO2 ना ये इन तीनों में से, ये ग्लूकोज है, ये वाटर है और ये O2 है। इन तीनों में से जब साइंटिस्टों ने ये रेडियो एक्टिव टेक्निक यूज करा होगा, इन तीनों में से कौन रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा होगा? O2 सर O2 सर ये नहीं करता होगा, ये नहीं करता होगा। तो उसका मतलब कहाँ में ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था? वाटर में। तो मतलब वाटर से ही ये ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से इवॉल्व नहीं हुआ है। इज दिस क्लियर? यस सर तो ये Yes, sir. था रिगार्डिंग डिफरेंट। Sir, sound is not coming, sir. या सबको प्रॉब्लम है या आवाज नहीं आ रहा सर। सबको प्रॉब्लम है या खाली गुलजार को प्रॉब्लम आ रहा है? अभी आ रहा है अभी सर आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, किसी ने सिखाया हमें सनलाइट का रोल, किसी ने हमें सिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का, किसी ने हमें सिखाया कि क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का रोल होता है। तो अब फिर आया कि भाई ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है? तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो पहले थोड़ा वैन नील आया और वैन नील ने ओपिनियन दिया कि भाई मुझे लग रहा है कि ये ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है ना? तो उसका ओपिनियन था, उसका प्रूव्ड वाला नहीं था। तो फिर उसी के ओपिनियन ने कंसिडर करा हिल ने, रॉबर्ट हिल ने। तो रॉबर्ट हिल ने लगाया एक्सपेरिमेंट, देखा कि भाई वाटर से ही निकल रहा ऑक्सीजन। तो तब भी जाके फिर मोर प्रूफ दे दिया रूबिन ने, हैसिड ने और केमिन ने। बिकॉज इन्होंने कौन सा एक्टिविटी, कौन सा टेक्निक यूज करा?
रेडियोएक्टिव आइसोटोपिक और फिर जाके प्रूव दे दिया कि भाई वाकई जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ये कहाँ से निकल रहा है H2O से। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट आर द पिगमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो धीरे धीरे मेन हम इस रिएक्शन पे पहुंच जाएंगे और इस रिएक्शन को सीखेंगे कि कैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। चलो टेक केयर एंड आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर।